प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के साथ साथ प्रोटॉनों का पंपिंग भी स्ट्रोमा से थायलकॉइड ल्यूमेन की ओर होता है। यह प्रोटॉन पंपिंग साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्यू चक्र नामक एक चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यू चक्र क्या है, इसकी विस्तृत प्रक्रिया को एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार सभी को, मैं शांति हूं और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। क्यू चक्र के विवरण में जाने से पहले यह जरूरी है कि हम प्रकाश संश्लेषण में गैर चक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के प्रारंभिक चरणों पर संक्षिप्त रूप से नजर डालें। यहाँ P680 है जो कि फोटोसिस्टम 2 या PS2 में उपस्थित एक विशेष जोड़ी क्लोरोफिल A अणु है। जब P से सेल पर प्रकाश पड़ता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन स्वीकार करता है जो PS2 में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। PS2 से निकला अंतिम इलेक्ट्रॉन जल के विघटन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फियोफाइटिन द्वारा स्वीकार किया गया इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन या PQ को स्थानांतरित कर दिया जाता है। साथ ही PQ स्ट्रोमा से एक H+ आयन भी स्वीकार करता है। PQ 2 इलेक्ट्रॉन वाहक है, इसलिए PQ को एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और अभी जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रियाएं हमने देखी वे एक बार फिर दोहराई जाती हैं। यानी एक दूसरा फोटॉन P680 पर पड़ता है और यह अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन द्वारा स्वीकार किया जाता है। P680 से निकला अंतिम इलेक्ट्रॉन जल से प्राप्त दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फियोफाइटिन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे PQ द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। अब PQ ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है। उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ PQ स्ट्रोमा से एक और H+ आयन स्वीकार करता है। अब PQ के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ आयन हैं। इस रूप में इसे हाइड्रोक्विनोन या प्लास्टोक्विनोल PQH2 कहा जाता है। हाइड्रोक्विनोन गतिशील होता है और यह थायलकॉइड झिल्ली के माध्यम से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक जाता है। PQH2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके प्लास्टोसाइनिन या PC तक पहुंचाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्विनोन से PC तक जाता है तो एक H+ आयन थायलकॉइड ल्यूमेन में मुक्त हो जाता है। इसीलिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो 2 H+ आयन ल्यूमेन में मुक्त हो जाते हैं। इन H+ आयनों के अलावा 2 और H+ आयन भी स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप किए जाते हैं। यह प्रोटॉन पंपिंग साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्यू साइकिल नामक एक चक्र के माध्यम से होती है। क्यू साइकिल में क्यू का अर्थ क्विनोन होता है। PC द्वारा स्वीकार किए गए इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में बाकी इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ताओं के माध्यम से एक एक करके गुजरते हैं और अंत में NADPH के निर्माण के लिए NADP+ तक पहुंचते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रक्रिया का विस्तृत विवरण एक पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है और मैं आपको अत्यधिक सलाह देता हूं कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर देखें। इस वीडियो में हम क्यू साइकिल की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके लिए आइए देखें कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है। यहाँ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और PC है। हालांकि मैंने साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को एक एकल इकाई के रूप में दर्शाया है, लेकिन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से 3 इकाइयों से मिलकर बना एक कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और एक आयरन सल्फर रिस्का प्रोटीन। रिस्का A नाम इसके खोजकर्ता जॉन एस रिस्का के नाम से लिया गया है। उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने सबसे पहले 1964 में इन प्रोटीनों की खोज और पृथक्करण किया था।
क्यू साइकिल पर आगे बढ़ने से पहले आइए साइटोक्रोम्स की रासायनिक संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइटोक्रोम्स भी क्लोरोफिल्स की तरह पोरफिरिन रिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल्स में टेट्रापाइरोल रिंग्स के केंद्रीय परमाणु के रूप में मैग्नीशियम होता है, लेकिन साइटोक्रोम्स में केंद्रीय परमाणु के रूप में आयरन होता है। आयरन के साथ पोरफिरिन रिंग को हीम कहा जाता है। बंधित हीम की संरचना के आधार पर साइटोक्रोम्स को तीन भागों में बांटा गया है। साइटोक्रोम ए जिसमें हीम ए होता है, साइटोक्रोम बी जिसमें हीम बी होता है और साइटोक्रोम सी जिसमें हीम सी होता है। साइटोक्रोम B6 जैसा कि नाम से स्पष्ट है एक बी प्रकार का साइटोक्रोम है। लेकिन साइटोक्रोम F का क्या? रासायनिक रूप से साइटोक्रोम F सी प्रकार के साइटोक्रोम में आता है जिसमें हीम सी होता है। साइटोक्रोम F को इसका नाम क्लोरोप्लास्ट्स में पाए जाने के कारण मिला है। F का अर्थ है फ्रॉन्स। ये लैटिन शब्द पत्ते का अर्थ रखता है। साइटोक्रोम B6 थाइलाकॉइड झिल्ली में एम्बेडेड होता है। इसमें दो हीम बी अणु होते हैं, हीम BP और हीम BN। ये समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं और थाइलाकॉइड झिल्ली के तल के लंबवत खड़े रहते हैं। थाइलाकॉइड झिल्ली का ल्यूमेन पक्ष इलेक्ट्रोरासायनिक रूप से धनात्मक होता है। क्योंकि यह ल्यूमेन पक्ष में है, यहाँ H+ आयनों का निष्कासन होता है। चूंकि हीम BP थाइलाकॉइड झिल्ली के इलेक्ट्रोरासायनिक रूप से धनात्मक पक्ष की ओर स्थित है, इसलिए उपसर्ग P का अर्थ है पॉजिटिव, धनात्मक। थाइलाकॉइड झिल्ली का स्ट्रोमा पक्ष इलेक्ट्रोरासायनिक रूप से ऋणात्मक होता है, क्योंकि यह स्ट्रोमा पक्ष में है, यहाँ H+ आयनों का अवशोषण होता है। चूंकि हीम BN थाइलाकॉइड झिल्ली के इलेक्ट्रोरासायनिक रूप से ऋणात्मक पक्ष की ओर स्थित है, इसलिए उपसर्ग N का अर्थ है नेगेटिव, ऋणात्मक। साइटोक्रोम F थाइलाकॉइड के ल्यूमेन की ओर स्थित होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, साइटोक्रोम F C प्रकार के साइटोक्रोम से संबंधित है और इसमें एक हीम C अणु होता है। अगला घटक रिस्का प्रोटीन झिल्ली में केवल ढीले रूप से जुड़ा होता है। यह दो लौह परमाणुओं से बना होता है जो दो सल्फर परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जिससे Fe2S2 केंद्र बनता है। क्यू चक्र में दो विशिष्ट उत्प्रेरक स्थल होते हैं जिन्हें QO और ची कहा जाता है। QO स्थल थाइलाकॉइड झिल्ली के ल्यूमेनल पक्ष पर होता है और ची स्थल स्ट्रोमा की ओर स्थित होता है। अब आइए क्यू चक्र शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हाइड्रोक्विनोन अणु क्यूओ स्थल से जुड़ता है। इस स्थल की हाइड्रोक्विनोन के लिए अधिक आकर्षण अफिनिटी होती है। यह हाइड्रोक्विनोन वास्तव में उन 7 से 10 PQ अणुओं के समूह से आता है जो फोटोसिस्टम 2 से जुड़े होते हैं। PQ अणुओं के इस समूह को PQ पूल कहा जाता है। इस पूल में कुछ PQ अणु अपने अपचायक रूप में होंगे, यानी हाइड्रोक्विनोन के रूप में। याद रखें कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान फोटोसिस्टम 2 में जो हाइड्रोक्विनोन बनता है वह इस PQ पूल में प्रवेश करता है और अब उसी पूल से एक हाइड्रोक्विनोन QO स्थल पर है। हाइड्रोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉनों में से एक को रिस्का प्रोटीन और हीम C अणु के माध्यम से PC को स्थानांतरित करता है। इस मार्ग को उच्च संभावित श्रृंखला हाई पोटेंशियल चेन कहा जाता है। अब चलिए यहाँ एक तीर बनाते हैं। तीर के बाएं तरफ हम उन रासायनिक प्रजातियों को लिखेंगे जो क्यू चक्र की प्रक्रिया में प्रवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अब हमारे पास PQH2 है। दाईं तरफ हम उन प्रजातियों को लिखेंगे जो क्यू चक्र से बाहर आ रही हैं। तो अब यहाँ हमारे पास वह इलेक्ट्रॉन है जो PC के साथ है। जब PQH2 एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह एक H+ आयन भी खो देता है जो थाइलाकॉइड ल्यूमेन में चला जाएगा। तो चलिए इसे उत्पाद पक्ष में लिखते हैं। PC उस इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 1 तक ले जाएगा और अंततः वह NADP+ तक पहुंच जाएगा। अब हाइड्रोक्विनोन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक H+ आयन है।
इस रूप में इसे सेमीक्विनोन कहा जाता है। अगला इलेक्ट्रॉन हीम बीपी द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस बार रिस्क ए प्रोटीन को उस इलेक्ट्रॉन को पाने का मौका नहीं मिलता। जब हीम बीपी इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है तो एक H+ आयन ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ समीकरण में ये 2 हो जाता है। असल में QO में सबस्क्रिप्ट O का मतलब है आउटपुट, प्रोटॉन आउटपुट, क्योंकि इसी स्थान पर प्रोटॉन ल्यूमेन में छोड़े जाते हैं। QO साइट पर अब एक PQ अणु है, तो चलिए उत्पाद पक्ष में PQ लिखते हैं। जैसे ही ये बनता है ये QO साइट से अलग हो जाता है और PQ पूल में शामिल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन हीम बीपी के साथ है वह फिर हीम बीएन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का यह मार्ग लो पोटेंशियल चेन कहलाता है, क्योंकि हीम बीपी और हीम बीएन के रेडॉक्स मिड पॉइंट पोटेंशियल रिस्क ए प्रोटीन और साइटोक्रोम F की हाई पोटेंशियल चेन की तुलना में कम होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, हाइड्रोक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को 2 अलग अलग तरीकों से स्थानांतरित किया। एक इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल चेन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल चेन को। हाइड्रोक्विनोन द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से विभेदित ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बाइफर्केशन कहलाता है। इस समय PQ पूल से एक PQ अणु आता है और Q साइड से जुड़ जाता है। एक PQ अणु Q चक्र में प्रवेश करता है, तो चलिए इसे अभिक्रियक पक्ष में लिखते हैं। G साइड की PQ के प्रति अधिक आकर्षण होता है। हीम बीएन से इलेक्ट्रॉन T साइड पर स्थित PQ अणु को स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ही PQ बीएन से इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, वह स्ट्रोमा से एक H+ आयन भी स्वीकार करता है। इसलिए अभिक्रियक पक्ष में हमें स्ट्रोमा से एक H+ आयन लिखना होगा। QI में उपसर्ग I का अर्थ है इनपुट, प्रोटॉन इनपुट, क्योंकि यहीं पर PQ अणु में प्रोटॉन जोड़े जाते हैं। अब QE साइड पर एक सेमीक्विनोन है। यहाँ तक इसे आधा चक्र कहा जाता है। एक पूर्ण Q चक्र 2 आधे चक्रों से मिलकर बनता है। तो चलिए देखते हैं कि अगले आधे चक्र में क्या होगा। दूसरे आधे चक्र की शुरुआत में PQ पूल से एक और हाइड्रोक्विनोन QO साइड से जुड़ता है। आइए इसे अभिक्रियक पक्ष में जोड़ते हैं। ठीक है, अब पिछली आधे चक्र में जो भी प्रक्रियाएं हमने देखी वे सभी एक बार फिर दोहराई जाती हैं, यानी इसके एक इलेक्ट्रॉन को उच्च पोटेंशियल चेन के माध्यम से PC को पास किया जाता है। तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। इस समय एक H+ आयन ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ समीकरण में ये 3 H+ आयन हो जाएंगे। PC इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम I तक ले जाएगा और अंत में वह इलेक्ट्रॉन NADP+ तक पहुंचता है। अब QO साइड पर हमारे पास एक सेमीक्विनोन है। दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले कम पोटेंशियल चेन के हीम BP अणु को पास किया जाता है। इस समय एक H+ आयन ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ ये 4 H+ आयन हो जाएंगे। QO साइड पर बना PQ अलग हो जाता है। चूंकि QO साइड पर एक PQ अणु बनता है, तो चलिए उसे भी उत्पाद पक्ष में जोड़ देते हैं। हीम BP से इलेक्ट्रॉन फिर कम पोटेंशियल चेन के हीम BN अणु को ट्रांसफर किया जाता है। हीम BN से इलेक्ट्रॉन G साइड पर सेमीक्विनोन अणु को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही वह BN से इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, वह स्ट्रोमा से एक H+ आयन भी स्वीकार करता है। तो अभिकारक पक्ष में यहाँ स्ट्रोमा से 2 H+ आयन होंगे। अब Q साइड पर एक हाइड्रोक्विनोन है, तो चलिए उत्पाद पक्ष में PQH2 जोड़ देते हैं। जैसे ही यह हाइड्रोक्विनोन बनता है, ये QI साइड से अलग हो जाता है और PQ पूल में शामिल हो जाता है। अब दूसरा आधा चक्र भी पूरा हो गया है। ये दोनों आधे चक्र मिलकर एक पूरा Q चक्र बनाते हैं। अब चलिए समीकरण की जांच करते हैं। अभिकारक पक्ष में 2 PQH2 एक PQ अणु और स्ट्रोमा से लिए गए 2 H+ आयन हैं। उत्पाद पक्ष में
दो PQ अणु, एक PQH2 4H प्लस आयन ल्यूमेन में छोड़े गए और दो इलेक्ट्रॉन PC को स्थानांतरित किए गए। अब मैं दोनों पक्षों से PQH2 और PQ को काट देता हूँ। शुद्ध परिणाम यह है कि PQH2 और स्ट्रोमा से 2 H प्लस मिलकर PQ ल्यूमेन में 4 H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी PQH2 के एक अणु का पूरा ऑक्सीकरण हुआ, साथ ही 2 H प्लस आयनों का स्ट्रोमा से ल्यूमेन में स्थानांतरण भी हुआ। अब आपको याद आ रहा होगा कि PQH2 का निर्माण PQ को 2 इलेक्ट्रॉनों और स्ट्रोमा से 2 H प्लस आयनों के साथ मिलाकर हुआ था। तो वास्तव में वे 4 H प्लस आयन जो मूल रूप से स्ट्रोमा में थे, अब सुरक्षित रूप से थाइलाकॉइड ल्यूमेन में पहुंच गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने समीकरण के दोनों ओर से 2 H प्लस आयनों को क्यों नहीं काटा? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे रासायनिक रूप से एक जैसे हैं। लेकिन मैंने उन्हें वहां क्यों रखा? क्योंकि मैं यह दिखाना चाहता था कि Q चक्र के दौरान H प्लस आयनों ने अपनी स्थिति स्ट्रोमा से ल्यूमेन में बदल ली है। अब हम उन आणविक प्रजातियों को देखेंगे जिन्हें हमने समीकरण से काट दिया था। हमारे पास समीकरण के दोनों ओर PQH2 और PQ थे। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में PQH2 और PQ का उपभोग हुआ और वही अभिक्रिया PQH2 और PQ को स्वयं उत्पन्न भी करती है। या हम उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इसी को हम चक्र कहते हैं। एक पूर्ण चक्र के दौरान जिसमें PQH2 और PQ का उपभोग और उत्सर्जन होता है, एक और PQH2 चक्र के एक ओर से प्रवेश करता है और चक्र से PQ 2 H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉनों के रूप में दूसरी ओर से बाहर निकलता है। इसी तरह 2 H प्लस आयन स्ट्रोमा से चक्र में प्रवेश करते हैं और ल्यूमेन में चले जाते हैं। अब आइए Q चक्र का एक योजनाबद्ध चित्र बनाते हैं। PQH2 अणु QO साइट पर आता है और उच्च संभावित श्रृंखला, जिसमें रिस्कोप्रोटीन और साइटोक्रोम F शामिल हैं, के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन PC को स्थानांतरित करता है। इस बिंदु पर एक H प्लस आयन मुक्त होता है और PQH2 सेमीक्विनोन बन जाता है। SQ दूसरा इलेक्ट्रॉन निम्न संभावित श्रृंखला के हीम BP अणु को स्थानांतरित करता है। इस दौरान एक और H प्लस आयन ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है, इसलिए ल्यूमेन में कुल 2 H प्लस आयन होंगे। अब SQ PQ बन जाता है। हीम BP से इलेक्ट्रॉन की साइट पर जुड़े PQ को स्थानांतरित किया जाता है। ये PQ स्ट्रोमा से एक H प्लस आयन ग्रहण करेगा और SQ बन जाएगा। इस प्रकार पहली आधी चक्र पूरा हो जाता है। दूसरी आधी चक्र की शुरुआत में यहाँ एक सेमिक्विनोन है, लेकिन याद रखें कि यह सेमिक्विनोन वही है जो पहली आधी चक्र के दौरान बना था। एक और PQH2 आता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को उच्च पोटेंशियल चेन के माध्यम से PC को स्थानांतरित करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निम्न पोटेंशियल चेन के माध्यम से SQ को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरी आधी चक्र के दौरान 2 H प्लस आयन ल्यूमेन में मुक्त होते हैं। QO साइट पर भी एक PQ बनता है। QI साइट पर मौजूद SQ स्ट्रोमा से एक H प्लस आयन स्वीकार करता है और PQH2 बन जाता है। इस प्रकार दूसरी आधी चक्र भी पूरी हो जाती है। यहाँ वह कुल अभिक्रिया है जिसे हमने पहले देखा था। तो मुझे उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट है कि साइटोक्रोम गैर चक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान प्रोटॉन पंप के रूप में कैसे कार्य करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अत्यधिक अपचायक परिस्थितियों में क्या होगा, यानी जब Q साइट पर PQ की उपलब्धता बहुत कम हो, या दूसरे शब्दों में जब PQ पूल में ज्यादातर हाइड्रोक्विनोन होते हैं। पौधा इस समस्या से कैसे निपटेगा? ऐसी परिस्थितियों में Q चक्र के बजाय एक समान चक्र, जिसे सेमिक्विनोन चक्र या SQ चक्र कहा जाता है, संचालित होगा। सेमिक्विनोन चक्र का प्रस्ताव विकस्ट्रॉम और क्रैबे ने 1986 में किया था।
जब हम क्यू चक्र की तुलना सेमिक्विनोन चक्र से करते हैं तो केवल एक छोटा सा अंतर होता है। चूंकि इस चक्र का नाम सेमिक्विनोन चक्र है, इसलिए अंतर सेमिक्विनोन के निर्माण से संबंधित चरण में होना चाहिए। आइए विस्तार से देखें कि अंतर क्या है। सेमिक्विनोन चक्र की शुरुआत में जैसे क्यू चक्र में होता है, पीक्यू पुल से एक हाइड्रोक्विनोन अणु क्यूओ साइट से जुड़ता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को पीसी को स्थानांतरित करता है। इस समय हाइड्रोक्विनोन एक H+ आयन ल्यूमेन में छोड़ता है। आइए इसे समीकरण में लिखते हैं। पीसी स्वीकृत इलेक्ट्रॉन को PS1 तक ले जाएगा। क्यू साइट पर एक सेमिक्विनोन मौजूद है। यहां तक ये क्यू चक्र के समान ही है। अब याद रखें कि पौधा ऐसी स्थिति से निपट रहा है जहां क्यूई साइट से जुड़ने के लिए पूल में कम पीक्यू है। ऐसी स्थितियों में क्यूओ साइट पर निर्मित सेमिक्विनोन ची साइट पर स्थानांतरित हो जाता है। सरल। अब एक दूसरा हाइड्रोक्विनोन क्यूओ साइट से जुड़ता है। तो चलिए इसे अभिकारक पक्ष में लिखते हैं। यह अपना एक इलेक्ट्रॉन पीसी में स्थानांतरित करता है। तो यहां यह 2 होगा, एक H+ आयन ल्यूमेन में मुक्त हो जाएगा। तो यहां ये 2 होगा, पीसी इलेक्ट्रॉन को PS1 तक ले जाएगा। हाइड्रोक्विनोन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हीम बीपी को सौंपा जाएगा। इस बिंदु पर दूसरा H+ आयन भी ल्यूमेन में मुक्त हो जाएगा। तो अब ल्यूमेन में 3 H+ आयन हैं। क्यूओ साइट पर एक पीक्यू अणु है और वह वहां से अलग हो जाता है। तो चलिए इसे समीकरण में उत्पाद पक्ष में लिखते हैं। हीम बीपी द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉन हीम बीएन को सौंपा जाता है और अंततः क्यूई साइट पर बंधे सेमिक्विनोन तक पहुंचता है। सेमिक्विनोन स्ट्रोमा से एक H+ आयन स्वीकार करता है। समीकरण में चलिए इसे अभिकारक पक्ष में लिखते हैं। अब की साइट पर एक हाइड्रोक्विनोन अणु है, तो चलिए इसे उत्पाद पक्ष में लिखते हैं। हाइड्रोक्विनोन साइट से अलग हो जाता है। अब चलिए समीकरण की जांच करते हैं। PQH2 दोनों पक्षों में है, इसे रद्द किया जा सकता है। तो अंतिम समीकरण बनता है PQH2 प्लस स्ट्रोमा से एक H+ मिलकर PQ प्लस ल्यूमेन में 3 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन PC को देते हैं। असल में PQH2 अणुओं में से एक के एक पूर्ण ऑक्सीकरण के साथ साथ एक H+ आयन का स्ट्रोमा से ल्यूमेन में स्थानांतरण होता है। सेमिक्विनोन चक्र का एक लाभ यह है कि यह थाइलाकॉइड झिल्ली के पार प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हुए पूल में PQ को पुनः उत्पन्न करता है। क्यू चक्र और सेमिक्विनोन चक्र दोनों में थाइलाकॉइड ल्यूमेन में H+ आयनों का संचय होता है। ये थाइलाकॉइड झिल्ली के पार एक केमियोस्मोटिक पोटेंशियल उत्पन्न करता है। इस कारण से H+ आयन वापस स्ट्रोमा में जाते हैं, जिससे ATP सिंथेज सक्रिय होता है और ATP अणुओं का निर्माण होता है। ATP प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाओं में से एक उत्पाद है। इसलिए क्यू चक्र के माध्यम से यहाँ होने वाला प्रोटॉन पंपिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ATP के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में B6F कॉम्प्लेक्स के लिए वर्तमान यांत्रिक मॉडल साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के क्यू चक्र मॉडल से लिया गया है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन श्रृंखला में भाग लेता है। क्यू चक्र को मूल रूप से 1975 में यूके के ग्लिन रिसर्च लेबोरेटरीज के मिशेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था और बाद में इसे 1933 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के क्रॉफ्ट्स और उनके सहयोगियों द्वारा संशोधित किया गया। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें।